आप हुकूमत का हिस्सा है। एक बड़ा सवाल, जिस तरह आपने कहा कि आप अपोजिशन का किरदार अदा करें, बड़े मजबूत तरीके से करें, लेकिन लोग ये सवाल उठाते हैं, जिस तरह के माजी में मौलाना फजलुर रहमान पर भी उठाया जाता रहा कि वो एक तरफ सेंटर में अपोजिशन का किरदार अदा करें, बलोचिस्तान में वो हुकूमत के साथ मौजूद थे। सेम यही सिचुएशन आपके पास अब आ गई कि पंजाब में वो आपके साथ है। आपने तो बल्कि खुलकर कहा भी कि वो आपके साथ ना हो, इस्तीफे दे दें, लेकिन उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए और वो अभी भी आपके साथ मौजूद है। ये कैसे तजाद खत्म हो सकता है? देखिए जी, हमने जब आसिफ अली जरदारी साहब को कहा कि आप मरकज में हुकूमत करें, आपका मैंडेट है, हम आपके साथ हैं और हमारा पंजाब का मैंडेट आप हमें हुकूमत करने दें, जब उन्होंने कहा कि आप मरकज में मिनिस्ट्रियां लें, हमने मिनिस्ट्रियां ली, लेकिन मसाके जमहूरियत पर जब उन्होंने अमल दरामद नहीं किया तो हमने वो मिनिस्ट्रियां छोड़ दी। और पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती कि किसी पार्टी के पास मिनिस्ट्रियां हो, वो फजलुर रहमान साहब हो, वो कोई भी पार्टी हो, बड़े बड़े मैं समझता हूँ दुबले पतले सियासतदान आते हैं और जो पिछली असेंबली में मेंबर थे, एक दो उनके पास सीटें थी, बल्कि पार्टी के अंदर भी कुछ लोग नाराज हुए कि उन्होंने क्यों इस्तीफा दिलवाया, और मुशर्रफ के बड़े नारे लगाते थे। जब उनको मिनिस्ट्रियां नहीं मिली तो किसी ने रिजाइन कर दिया, किसी ने मुखालिफ बोलना शुरू कर दिया। लेकिन ये अल्लाह ताला ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तौफीक दी कि उनके पास मिनिस्ट्रियां थी, फेडरल मिनिस्ट्रियां थी, और 40% तमाम उसको जो डेवलपमेंट थी, जो रिक्रूटमेंट थी, कोटा दिया गया था, जब कोटा मिलना था, तो हमने इनकार कर दिया कि हमें पाकिस्तान के अंदर अब सौदेबाजी नहीं करनी, हमें असूलों की सियासत करनी है। और वो मिनिस्ट्रियां हमने छोड़ी। उसके बाद हमने अपोजिशन का किरदार अदा किया। अब भी हम कहते हैं कि पाकिस्तान की सालमियत पर किसी चीज पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हम अपना अपोजिशन का रोल अदा करेंगे पाकिस्तान के वसीतर मफादात के लिए। लेकिन मैं दूसरी बात यह करूंगा कि अब पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत परवान चढ़ी है, हम इसको खत्म करने का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम ये अपने सर पे नहीं लेंगे कि जैसे पहले होता था कि हुकूमत खत्म होनी चाहिए, मिड टर्म इलेक्शन होने चाहिए, मसाके जमहूरियत ने हमें यही लिखा है कि जिसको मौका मिले उसको 5 साल मिलने चाहिए। और आज भी हम मरकज की हुकूमत को गिराने का सबब नहीं बनेंगे। लेकिन जिस तरह 15 मार्च को हमने कहा था कि अदलिया को बहाल करें और अदलिया बहाल नहीं हुई थी, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बाहर आए थे, एहतजाज किया था, और आप भी हम वो रास्ता महफूज रखते हैं। ठीक है, हम मरकजी हुकूमत को ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सालमियत पर किसी भी सूरत आप कंप्रोमाइज न करें। कैरी लोगर बिल जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के बिल पास करे, जो पाकिस्तान की आवाम की राय है, उस पर कंप्रोमाइज किया जाए। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि ये जो 10 साल मुशर्रफ की आमरीत थी, इसके अंदर खुद कश हमले आए, इसके अंदर बम ब्लास्ट आए, इसके अंदर ये कत्लो गारत आई, ये पहले नहीं थी। लिहाजा अब मुशर्रफ और आमिर की पॉलिसियों को खत्म करना होगा। और ये मौजूदा हुक्मरानों को चाहिए, मरकजी हुकूमत को चाहिए कि आप जो मुशर्रफ की सलसला उसको खत्म करें, 17वीं तरमीम को बहाल करें, 58(2)B को बहाल करें, और जितनी अमेंडमेंट्स हैं वो फौरी तौर पर खत्म की जाए। और जो पार्लियामेंट के इख्तियार हैं, जो वज़ीर आज़म के इख्तियार हैं, वो वज़ीर आज़म के पास आने चाहिए। और वैसे भी मोहतरम जरदारी साहब की पार्टी के वो चेयरमैन भी हैं और उनके वज़ीर आज़म हैं, तो उनको अपने वज़ीर आज़म को इख्तियार देने चाहिए। वो हमारे पास तो नहीं आएंगे। और इसमें मैं समझता हूँ हमें तो खुशी होगी कि वज़ीर आज़म जो ऐनी सरबराह उसके पास इख्तियार आने चाहिए, हमारी यही है। और अब जब 8 महीने के बाद जरदारी साहब 3 महीने पहले रायवंड में तशरीफ लाए थे, तो वो वादा करके गए थे कि अब हम मिलकर चलेंगे और इंशाल्लाह ये होगा वो होगा। लेकिन वो सदर पाकिस्तान है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन कौम किसी को माफ नहीं करती अगर वो अपने वादों पर अमल दरामद नहीं करेंगे। और अब जो 2-3 दिन पहले मियां साहब गए हैं, तो मियां साहब इसलिए गए हैं कि जमहूरियत को परवान चढ़ना चाहिए। सब सवाल ये पैदा होता है कि आपकी ख्वाहिश भी अपनी जगह पर बड़ी अच्छी और बड़ी नेक ख्वाहिश है, वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन जब वो ख्वाहिश भी नहीं पूरी हो रही, आपके जो बुनियादी मुतालबात हैं वो पूरे नहीं हो रहे, लोग भी मायूसी का शिकार है, तो आप नहीं समझते कि फिर यहाँ तो कोई मुतवादिल रास्ता तो तलाश करना पड़ेगा? क्योंकि लोग तो बेचैन हैं, वो चाहते हैं मिड टर्म इंतखाबात के जरिए हल निकले, किसी भी तरीके से हल निकले। लेकिन जिस तरह तमाम अपोजिशन जमातें इस वक्त परेशान है कि उनके बुनियादी मुतालबा, मतलब 17वीं तरमीम तो एक बड़ा आईनी और कानूनी मसला था जिसको हल करना कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी। बड़े बुनियादी मसले महंगाई के तो चले, शायद हर हुकूमत का नारा होता है, अपोजिशन के पास मौका होता है तनकीद करने का, लेकिन जो बुनियादी असूली नुक्ते थे उस पर भी इत्तेफाक नहीं हुआ। तो आप नहीं समझते कि अब आपको कुछ मुतबादिल रास्ते देखने पड़ेंगे? देखो जी, मैं ये समझता हूं कि जब पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत आ गई है तो फिर किसी भी डिक्टेटर के लिए अब बैंड बाजा नहीं बजना चाहिए जी, उसको सजा भुगतनी चाहिए। सही, जैसे सियासतदान सजा भुगतते हैं उनको मिलती रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जेल में रहे हैं, जवेद हाशमी साहब जेल में रहे हैं, और गिलानी साहब रहे हैं, गिलानी भी रहे हैं। मैं वज़ीर आज़म साहब की बात कर रहा हूँ, मैं चौधरी निसार अली खान साहब जेल में रहे हैं, और हमारे कायदीन सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा साहब बुजुर्ग इस उम्र में जेल में रहे हैं। रफीक तारक साहब सड़कों पे मार खाकर जेलों में फेंका गया। मतलब वो जमहूरियत है, हमारी पार्टी ने कुर्बानियों की दास्तान दी है। अब हम चाहते हैं
کہ جو پاکستان کے اندر جمہوریت کے لیے مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے عہدیداروں نے قربانیاں دی ہیں، اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ جمہوریت مضبوط ہونی چاہیے. ہم کسی آمر کو دوبارہ آنے کا موقع فراہم نہیں کریں گے. اسی لیے ہم کہتے ہیں صدر پاکستان آصف زرداری سے کہ آپ اپنے کیے ہوئے وعدے مساق جمہوریت پر عمل درآمد کریں، اور ہم افواج پاکستان ہمارے لیے قابل احترام ہیں. پاکستان کی سرحدوں کی وہ حفاظت کریں، اور ان کے لیے دن رات ہم دعائیں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کی فیڈریشن مضبوط ہے. لیکن ہر ادارے کو اپنا اپنی ذمہ داری اپنا اپنا کام کرنا ہوگا. اور پاکستان کے اندر اب جو طالبان کے نام پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی محب وطن، کوئی پاکستانی یہ نہیں ہو سکتا. اس میں بیرونی عناصر شامل ہیں. اتنا ایڈوانس جو ویپن ہے وہ پاکستان کی آرمی کے پاس نہیں ہے، وہ عام شہری کے پاس نہیں ہے، تو وہ ان دہشت گردوں کو کون فراہم کرتا ہے؟ لہٰذا پوری پاکستان کی قوم کو اکٹھے ہو جانا چاہیے، اور مل کر پاکستان کی بقا کے لیے ہمیں ڈٹ کر ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب یہ دہشت گرد بھاگ جائیں گے. اور پاکستان کے اندر یہ ہمارے لیے یہ ہمارا گرہ تنگ کیا جا رہا ہے. جی ہاں، انڈیا ہمارے ساتھ ہے، ادھر افغانستان ہمارے تنگ کر رہا ہے دوسری طرف سے. جی ہاں، ہمارے ایٹمی ویپن کو، ایٹمی تنصیبات کو جو گہرائی کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، تو ساتھ انڈیا بیٹھا ہوا ہے. ان کو کوئی نہیں کہتا کہ آپ کے پاس ایٹمی تنصیبات ہیں، وہ کنٹرول کرنی ہے، یہ وہ کرنی ہے. میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، وہ پاکستان کے ہیرو ہیں. اور میاں محمد نواز کو ہمیں اب -1 -2 کے فارمولے آ رہے تھے، ہمیں کوئی فارمولہ قبول نہیں ہے. مسلم لیگ نون کا جو موقف ہے، میاں محمد نواز کا جو موقف ہے، وہ بڑا کلیئر ہے کہ اب ہمیں کشکول کو توڑنا ہے اور -1 فارمولہ بھی توڑنا ہے. رانا صاحب بہت شکریہ. پروگرام کے وقت چونکہ مختصر صاحب سے بڑی اچھی گفتگو ہوئی اور آپ نے بڑے کھل کر اپنی پارٹی کا موقف بھی بیان کیا. ناظرین، رانا ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بڑے دبنگ اور بڑے دلیر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور ہمیشہ کھل کر اپنی بات کرتے ہیں. انہوں نے موجودہ صورتحال کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس وقت جو پاکستان کو چیلنجز درپیش ہیں وہ کوئی اتنے آسان چیلنجز نہیں ہیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ناظرین اس وقت پوری پاکستانی قوم کو متحد ہو کر ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے، تمام سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر، کیونکہ اس وقت جتنی یونٹی کی ضرورت ہے شاید پہلے کبھی نہیں تھی. اس وقت جو چیلنجز بھی پاکستان کے سامنے درپیش ہے، چاہے وہ دہشت گردی کا مسئلہ ہو، وزیرستان آپریشن کا یا کیریڈور بل کا، اس کے لیے بھی ہمیں یہ باہمی یکجہتی کی انتہائی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان مبین رشید کو یاد دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.